दोस्तों, इस 20 से 25 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरी आज़ादी की कहानी बताने वाला हूँ कि भारत में गुलामी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे अंग्रेज़ भारत में आए, कैसे उन्होंने अपना एक अधिकार जमा लिया और फिर धीरे-धीरे कैसे वो भारत को नष्ट करने लग गए, कैसे सोने की चिड़िया को वो धीरे-धीरे सोने की चिड़िया के पर नोचते गए। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फिर बाद में कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे इसमें। तो शॉर्ट में ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो आप देखते भी नहीं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी वीडियो पेंडिंग पड़ी रहती है। मैं बहुत से टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोचता हूँ, लेकिन जब मन में एक ख्याल आता है कि मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है तो क्यों कर रहा है तू ये सब, तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बहुत अपनी आप नॉलेज देता रहूँगा ऐसे ही। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन होता है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, यानी कि भारत आज़ाद कैसे हुआ। इससे भी बड़ा सवाल है कि भारत गुलाम क्यों हुआ, आखिर क्या ज़रूरत थी भारत को गुलाम होने की। तो सारी चीज़ समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, हमारा जो मध्यकाल शुरू होता है वो इल्तुतमिश से लेकर औरंगजेब तक होता है। इससे पहले बहुत से राजा है जिसे हम प्राचीन काल भी कहते हैं। बाद में मध्यकाल हुआ और आधुनिक काल में अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ पे। तो मध्यकाल की बेशक हम बात करें तो इल्तुतमिश से लेकर औरंगजेब तक खत्म होता है। औरंगजेब अंतिम मुगल शासक थे। इससे पहले बहुत से राजा आए थे, बहुत से राजाओं ने यहाँ पर धार्मिक स्थल बनाए, ताजमहल और मस्जिद वगैरह, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सारे इन्हीं राजाओं ने बनाए थे, मुगल शासक राजाओं ने। औरंगजेब अंतिम शासक थे इनके बाद, और ये सबसे क्रूर शासक भी माने जाते थे। बहुत से लोगों की इन्होंने हत्या की थी। इनके बाद कोई शासक हुआ ही नहीं, मुगल शासक कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया था वो बहुत से रजवाड़ों में बटा हुआ था। इंडिया का पार्टीशन हुआ था, बहुत से 565 उस टाइम पे रियायती थी। इनकी बात हम आगे करेंगे। अब बात ये करते हैं कि जो उस टाइम पे जो इंडिया था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि जो बहुत से राजा थे उनके पास बहुत सारा धन था, सोना था, चांदी थी, जवाहरात थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा दिया गया। पूरे विश्व में जब भारत की खोज हुई थी 1498 में, जब वास्को डिगामा भारत आए थे और उन्होंने भारत को खोज की और पूरे दुनिया में भारत को उजागर किया कि भारत नाम का भी कोई एक देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था उस टाइम पे। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोने की चिड़िया के पर नोच लिए। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इस सोने की चिड़िया को नष्ट करने की चाल चली। देखिए, अब अंग्रेज़ों की भारत में आगमन कैसा हुआ, इनके बारे में शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक, गुलामी की शुरुआत कैसे हुई, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब मुगल शासकों का यहाँ पर अधिकार खत्म होने लग गया, तब एक कंपनी आई थी जिस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने अपनी स्थापना की थी बंगाल में। तो बंगाल में इस कंपनी ने स्थापना की। इसके साथ भी बहुत से शासक आए थे। इनमें थे पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, यूरोपीय थे, और भी जो शासक थे डच थे, और सबसे ज़्यादा जो मात्रा में थे वो अंग्रेज़ थे, जिन्हें हम ब्रिटिश भी कहते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का उद्देश्य था कि भारत से ज़्यादा व्यापार किया जाए। स्टार्ट में भारतवासियों ने भी इस कंपनी को ज़्यादा कुछ कहा नहीं, ज़्यादा कुछ रोका टोका नहीं, और इसे व्यापार करने दिया गया, क्योंकि भारतवासियों को लगता था कि अगर हमारे देश में कोई कंपनी अपना व्यापार करेगी तो हमारी पहचान विश्व में बनेगी और हमें फ़ायदा भी होगा। लेकिन भारतवासियों को क्या पता था कि ये कंपनी पूरे भारत पर अधिकार जमा लेगी। तो सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ वो द बैटल ऑफ प्लासी था। 1757 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। दरअसल इसको एक जो गोरिल्ला युद्ध है वो भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो भारत के सैनिक थे उनके पास ना हथियार था, क्योंकि अंग्रेज आधुनिक थे, उनके पास हथियार, सारी टेक्नोलॉजी थी उनके पास, वो आगे भी थे बहुत ज़्यादा इंडिया से। तो क्या हुआ कि बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा दिन तक भारत में रहेगी तो वो भारत पर अपना अधिकार भी जमा सकती है। इन्होंने सही कहा था। धीरे धीरे इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार भी जमा लिया। तो क्या हुआ कि इन राजा ने युद्ध छेड़ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हें भगाने के लिए। लेकिन अंग्रेज इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपने सैनिक और बुला लिए ब्रिटेन से, और नवाब को बंदी बना लिया, हरा दिया। उसके बाद पूरे इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो गया। पहले तो सिर्फ बंगाल में ही इन अंग्रेज़ों का दबदबा था, अब धीरे धीरे बिहार, उत्तर प्रदेश,
दिल्ली, इन सब पर इन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इंडिया को नष्ट करना शुरू कर दिया। कैसे नष्ट किया? जो उस टाइम पे देखिए, जो इंडिया था वो रजवाड़ों में बटा हुआ था, यानी कि दिल्ली का अलग राजा था, जयपुर का अलग राजा था, इंदौर का अलग राजा था, बंगाल का अलग राजा था, बिहार का अलग राजा था। ऐसे अलग अलग प्रांत के अलग अलग राजा थे उस टाइम पे। उस टाइम पे राज्य नहीं थे, उस टाइम पे रजवाड़े जाने जाते थे जिन पर राजाओं का शासन था। तो धीरे धीरे कुछ राजाओं को इन्होंने अपनी तरफ स्टार्ट किया। जो द बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था उसमें बहुत से लोगों की हत्या हुई थी। इसको थोड़े डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला एक आंदोलन हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन काफ़ी हद तक ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इससे अंग्रेज़ उनको और ज़्यादा सहायता मिली भारत पर शासन करने की, क्योंकि उन्हें एक तरीका मिल गया कि पहले नवाब ने हमला किया, इसलिए अंग्रेज़ कहते थे कि हम किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, पहले राजा खुद हम पर हमला कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बंदी बना रहे हैं। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, इसके होने के बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ ने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। यहाँ पर अपनी संसद बनाई ब्रिटेन ने, और यहाँ पर अपने जो लोग थे उनको शामिल किया गया यहाँ पर, और धीरे धीरे ब्रिटेन से और भी अंग्रेज़ भारत में आने लग गए। धीरे धीरे भारत की सूरत बदलती गई। यहाँ के जो लोग थे, धीरे धीरे उनमें एक आक्रोश फूटने लग गया था, लेकिन 100 साल तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। 1757 से लेकर 1857 तक किसी ने कुछ नहीं बोला था। धीरे धीरे जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने भी उस टाइम पे उधर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और जॉर्ज पंचम उनके पति थे, उनका एकाधिकार था, तो भारत पर भी उनका एकाधिकार हो गया। यहाँ पर जनरल बैठा दिए गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग थे भारत के, उनको नष्ट करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। यहाँ के जो हाथों से बनाई हुई सुंदर सुंदर चीज़ें थी, अंग्रेज़ों ने उन्हें नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? क्योंकि यहाँ से जो वस्तुएं बनाई जाती थी, यहाँ से जो सामान बनाया जाता था, उस कच्चे माल को तो ब्रिटेन ले जाया जाता था। वहाँ से जो बना हुआ माल था, जो मशीनीकृत वस्तुएं थी, वो इंडिया में लाई जाती थी, और यहाँ की जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनकी जगह उन बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और जो यहाँ के जो माल थे उनको महंगा बताया गया, और जो अंग्रेज़ लाते थे वो सस्ते माल थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इंडिया के उद्योगों को बिल्कुल नष्ट करना शुरू कर दिया गया। यहाँ के एग्रीकल्चर को, यहाँ की जो इंडस्ट्री है उनको, यहाँ की जो सिस्टम है उनको, सबको यहाँ पर वो कर दिया गया, बुरी तरह बदतर हालत कर दी गई उनकी। एग्रीकल्चर में जो कृषि थी उसमें तो जमींदारी प्रथा उन्होंने लाई, बहुत से जमींदारों को बैठा दिया गया जो हमारे किसान थे उनसे कर वसूलते थे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। देखिए, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन इसे कहते हैं हम। दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर शहर है मेरठ, यहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर झांसी की रानी जिसे लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ से एक आवाज़ उठी। देखिए हुआ क्या था कि जो अंग्रेज़ थे वो बहुत सी नई राइफलें लाई थी। उन राइफलों में गोमांस और सुअर की चर्बी भरी जाती थी, तो हिंदुओं ने ऐसा करने से मना कर दिया गया। तो हिंदू जो सैनिक थे उनको हटा दिया गया नौकरी से, इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इधर कानपुर से नाना साहब के साथ लड़ते हुए तात्या टोपी शहीद हो गए थे। मंगल पांडे, रानी झांसी की बाई लक्ष्मीबाई जिसे कहते हैं, तो इन सब ने लड़ाई लड़ी थी इस प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में। हुआ क्या कि इसमें जो झांसी की रानी बाई थी उनकी भी हत्या कर दी गई। धीरे धीरे तात्या टोपी भी मर गए, इसलिए बाद में फिर ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया। जो दिल्ली के राजा थे बहादुर जफर, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया और भारतवासियों का साथ दिया था उस टाइम पे, और उस राजा को भी अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। इसलिए ज़्यादा कुछ ये सफल नहीं हो पाया ये आंदोलन, लेकिन ये इतिहास का सबसे वो बड़ा आंदोलन माना जाता था उस टाइम पे, 1857 की क्रांति। लेकिन भारत को ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, भारतवासियों की हारी हुई थी। अंग्रेज़ और ज़्यादा सत्ता पर आ गए और ज़्यादा उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अब धीरे धीरे उन्होंने 1850 के आसपास रेलवे की शुरुआत की थी। धीरे धीरे यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, और धीरे धीरे डाकघर बनवाए, संचार सेवाएं यहाँ पर लाए, और एयरपोर्ट्स वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे उनको भी सुधारने की यहाँ पर कोशिश की।
तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी माना जाता है इस दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जो टेलीग्राफ थे, जो संदेश वाहक थे, इनकी भी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अब 1857 की क्रांति के बाद इतने भारतवासी लोग मारे गए थे, उसके बाद किसी भी भारतवासियों में ये इतना वो नहीं था कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन उठा पाएँ, क्योंकि किसी क्रांतिकारी नेता का अभाव था उस टाइम पे, क्योंकि मंगल पांडे की भी मौत हो चुकी थी। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आ जाती है। 19वीं शताब्दी तक अंग्रेज इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने में सक्षम हो जाते थे। जो रानी की झांसी बाई थी, उन्होंने बहुत बहादुरी से अंग्रेज़ों का सामना किया था, लेकिन आखिरकार उनको भी धोखे से मार दिया गया एक अंग्रेज सिपाही के द्वारा ही। उस टाइम पे भारत बहुत से हिस्सों में बटा हुआ था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बहुत से रजवाड़े थे यहाँ पर, लेकिन बात होती है 1905 की, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि सबसे बड़ी ताकत थी बंगाल, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसका विभाजन करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद मंगल पांडे, मदन मोहन मालवीय ऐसे क्रांतिकारी नेता आए। मदन मोहन मालवीय जो थे वो एक अखबार छापते थे, यानी संपादक भी थे वो और पत्रकार भी थे वो, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अखबारों में छापना शुरू किया और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे भारतवासियों का जो आक्रोश था वो बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे महात्मा गांधी का भी इस आंदोलन में प्रवेश हो जाता है। महात्मा गांधी 1914 से दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उस समय पर वो दक्षिण अफ्रीका में जो नक्सलवादी आंदोलन था उसके खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ रहे थे उस टाइम पे दक्षिण अफ्रीका में भी, इसलिए भारतवासी जो लोग थे उनसे परिचित थे। भारतवासी लोग भी उन्हें जानते थे अच्छी तरह गांधी जी को, इसलिए गांधी जी को अपना परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं हुई। सबसे पहले जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसकी बात हम करते हैं। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसकी शुरुआत बिहार से होती है। बिहार में जो किसान थे उनसे ज़्यादा कर वसूल किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। जबकि किसानों को यह पता चला कि जो नील की खेती है वो ब्रिटेन जर्मनी ने भी की है, सिंथेटिक नील उन्होंने बनाया है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारी कर उनसे वसूल किया किसानों से। इसके खिलाफ जो गांधी जी थे उनको जाना पड़ा वहाँ पे बिहार, और प्रथम उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, इसमें काफ़ी हद तक गांधी जी सफल रहे और वापस किसानों को उनका पैसा दिलवाया। हालांकि ये पैसा 25% ही दिलवाया था, लेकिन उन्हें अपना पैसा दिलवाया वापस। इसलिए गांधी जी की चर्चा पूरे देश में होने लग गई थी। गांधी जी बहुत प्रसिद्ध होने लग गए थे उस टाइम पे। इन्होंने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी गुजरात में। तो धीरे धीरे जो जनता का जो मार्गदर्शन था वो गांधी जी के हाथों में आ गया। उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय भी जेल से बाहर आ गए थे। ये 6 साल की सज़ा काट कर भारत आ गए थे, और उसी टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था 1914 में। इसलिए अंग्रेज़ों के सामने भारत ने एक प्रस्ताव रखा, अगर भारतीय सैनिक उनका साथ दें तो अंग्रेज़ उनको रिहा कर दे, लेकिन अंग्रेज़ ने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे अंग्रेज़ सैनिकों ने एक एक्ट लाया जिसे रोल्ट एक्ट कहा जाता है। दरअसल ये एक्ट क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये एक्ट के ज़रिए अंग्रेज़ सरकार किसी भी सैनिक को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को बिना उस पर मुकदमा चलाए उसे फांसी की सज़ा सुना सकती थी, यानी उसे कारावास की सज़ा सुना सकती थी। तो इसके खिलाफ भारतवासियों ने प्रदर्शन किया और इसे मानने से इनकार कर दिया भारतवासियों ने। गांधी जी ने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाए, बहुत से इसके खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह भी चलाया, लेकिन एक जनरल डायर थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, इसी एक्ट के खिलाफ इकट्ठा हुई थी। लेकिन जनरल डायर इतने क्रूर हिंसा वाले व्यक्ति थे कि उन्होंने सभी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिए। उन्होंने चेतावनी तक देना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने ये आदेश दे दिए कि जलियांवाले बाग में जितने भी लोग हैं उन पर गोली चला दिया जाए। चारों तरफ से सैनिक इकट्ठा हो गए, यानी चारों तरफ से अंग्रेज सैनिक थे, इसलिए वो लोग बचकर भाग भी नहीं पाए। करीब 3000 से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हर बच्चे को याद है, हर लोगों को याद है कि क्या हुआ था उस टाइम पे। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया इसी के खिलाफ कि जितने लोग मारे गए थे उनका बदला लिया जाए। इसके खिलाफ जो लाला लाजपत लाए थे, उन्होंने साइमन कमीशन लाए इसके खिलाफ, तो उनकी भी मृत्यु कर दी गई। फिर धीरे धीरे हमारे क्रांतिकारी नेता उभरने लगे क्योंकि जनता में एक आक्रोश, गुस्सा आ गया था।
जनता का खून उबल रहा था, क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत निहत्थे लोग मारे गए थे इसमें। इसलिए ये आंदोलन क्रूर हिंसा में परिवर्तन हो गया था। अब धीरे धीरे गांधी जी ये समझने लग गए थे कि अब भारत को आज़ाद कराने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद चोराचारी जो घटनाएं होती है, जिसमें बहुत सी ट्रेनें जला दी जाती है, बहुत से पुलिस स्टेशन भी जला दिए जाते हैं, तो बहुत से खेड़ा सत्याग्रह होता है और चोराचारी कांड होते हैं। इसके बीच में बहुत से आंदोलन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफल हुआ था वो उस टाइम पे चंपारण हुआ था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया 1922 में। तो खिलाफत आंदोलन भी इसी के पक्ष में था, अंग्रेज़ों के खिलाफ था वो आंदोलन, इसलिए इसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। अब धीरे धीरे हमारे जो और क्रांतिकारी नेता थे, मतलब क्रांतिकारी जो वीर थे, क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये इन्होंने एक ट्रेन लूटी थी, यानी कि ये वैसे जो ट्रेन होती थी उनको लूटा करते थे। ये इनका इरादा था कि जो ट्रेन में जितना भी अंग्रेज़ों का जो भी सोना होता था, जो भी पैसे होते थे, उनका उपयोग ये अपने देश के लिए करते थे। ये खुद नहीं रखते थे उस पैसे को, ये अपने भारतवासियों को देते थे उस पैसे को। लेकिन जब ये पकड़े गए थे तो ये एक बाग में छुप गए थे, तो बाग में वहाँ पर ये शहीद हो गए। इन्होंने खुद ही अपने सर में गोली मार ली, क्योंकि उस टाइम पे बहुत से अंग्रेज़ थे, ये अकेले लड़ रहे थे उनसे, और इनके जो पिस्तौल थी उसमें गोली ख़त्म हो गई थी। इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों से मरना पसंद नहीं किया और अपने आप को गोली मार ली। और सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, 25 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उसके बाद हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इनकी बात करें तो इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। एक्चुअली हुआ क्या था कि पार्लियामेंट में इन्होंने बम फेंका था। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को ये बताना चाहते थे कि क्रांतिकारी वीर अब आ चुके हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो इन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका। इसके बाद इन पर मुकदमा चला और आखिरकार इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, उस दिन शायद ही कोई ऐसी आँख होगी जो रोई नहीं हो, क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु बहुत ही जवान लोग थे। ये 23 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे। सुबह 23 मार्च को 4 बजे इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई और फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया। इसलिए इसके बाद तो जो जनता थी वो धीरे धीरे उफान पर आने लग गई थी। अब आज़ादी को लेकर उनके मन में और हिंसा बढ़ने लग गई थी। अब एक नमक सत्याग्रह भी होता है 1930 के आसपास। तो नमक सत्याग्रह में ये था कि जो नमक पर भारी टैक्स लगाती थी अंग्रेज़ सरकार, तो इसके खिलाफ पे गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया था। इसमें बहुत सी भीड़ इकट्ठा हुई थी, बहुत से लोग आए थे, यानी कि लगभग 1 करोड़ के लगभग इस आंदोलन में लोग आए थे। महिलाएं, बच्चे सब इस आंदोलन में शामिल हुए और नमक के खिलाफ आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और उन्हें टैक्स कम करना पड़ा नमक पे, क्योंकि गांधी जी ने कहा नमक एक खाने की चीज़ है और इस पर कर नहीं लगाना चाहिए अंग्रेज़ी सरकार को। इसलिए धीरे धीरे नमक पर कर हटाया गया और यहाँ पर भी इस आंदोलन की जीत हुई। अब गांधी जी सोच रहे थे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आंदोलन जीतते जा रहे हैं, तो क्यों ना एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाए, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा गया। लेकिन इससे पहले हम बहुत से और भी स्वतंत्रता सेनानी उनकी बात कर लेते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी वीर थे। इनके मन में भी वैसा ही आक्रोश था जैसे चंद्रशेखर, भगत सिंह थे। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन छेड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जाए जिससे कि अंग्रेज़ों को भारत से भागना ही पड़े। लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की बनती नहीं थी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कोई भी आंदोलन हो उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसा सोचते थे कि अगर एक बार हम ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे तो ज़रूर अंग्रेज़ हमसे प्रभावित होंगे और यहाँ भारत को छोड़ सकते हैं वो। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक आर्मी बनाने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम पे जो कांग्रेस थे उनमें भी ये शामिल थे। हाँ, हालांकि मैं आपको बताना भूल गया कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एक IPS ऑफिसर थे A.O. ह्यूम, उनके द्वारा ही की गई थी। तो ये कांग्रेस की जो पार्टी थी इनसे अलग हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया सिंगापुर में। सिंगापुर से ये अपनी आर्मी को टोक्यो ले गए, जापान ले गए, उधर जर्मनी में हिटलर से ये मिले, क्योंकि उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1939 में।
और 1942 में इन्होंने अपनी आर्मी पूर्ण तरीके से मतलब बना ली थी। और इन्होंने नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि पूरी आर्मी को इस तरीके से तैयार कर लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ये एक दुर्घटना में मारे गए। जब ये इंडिया से जापान जा रहे थे, यानी कि जापान के टोक्यो शहर में जा रहे थे, तो एक विमान क्रैश में इनकी हत्या हो गई थी और इनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो भी फिर समाप्त हो गई थी। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, बहुत प्रसिद्ध हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी उस टाइम पे। लेकिन अगर इंडियन नेशनल आर्मी सफल नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों के मन में इनके खिलाफ डर हो गया था। जब सुभाष चंद्र बोस मारे गए थे तो उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी और अंग्रेज़ों ने कहा कि पहला एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ है भारत में जिससे अंग्रेज़ डरे थे। और हिटलर से भी इनकी बहुत बड़ी पहचान थी सुभाष चंद्र बोस की। हिटलर से भी ये मिले थे, उस टाइम पे जापान से भी मिले थे, क्योंकि एक तरफ उधर जापान और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की ये एक साथ थे, तो उधर ब्रिटेन, अमेरिका और जो पोलैंड, हंगरी ये सब एक साथ लड़ रहे थे, फ्रांस वगैरह। तो ये सब सोवियत संघ भी उस टाइम पे था, तो ये सब एक साथ लड़ रहे थे और इधर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एक साथ लड़ रहे थे। इसके बाद जो ब्रिटेन वासी थे उन्होंने कहा कि अगर भारतवासी हमारा साथ दें इस युद्ध में तो हम भारतवासियों को जल्दी ही आज़ादी दे देंगे, जल्दी ही उनको आज़ाद कर देंगे। तो इसके खिलाफ एक क्रिप्स मिशन लाया गया 1942 में। क्रिप्स मिशन दरअसल एक मिशन था, इसके द्वारा अंग्रेज चाहते थे कि भारत अपना एक खुद का संविधान बना ले, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त होते ही उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन यहाँ पर असफल रहा। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसके द्वारा वो सफल भी रहा और उसके द्वारा हमारे यहाँ पर संविधान सभा गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया। तो संविधान भी हमारा तैयार हो गया था धीरे धीरे। फिर अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी कि पहले तो 26 जून 1947 रखी गई आज़ादी की तारीख, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने अपना इरादा बदल दिया और 15 अगस्त 1947 को दिन चुना भारत को आज़ाद करने का। उससे पहले जो मुस्लिम लीग थी, जिसके नेता थे अली जिन्ना, जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना भी कहा जाता है, ये मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने अलग देश पाकिस्तान की मांग की। इन्होंने कहा कि मुस्लिमों का एक अलग देश होना चाहिए, जैसे हिंदुओं का हिंदुस्तान अलग देश है, तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत पक्के मित्र थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार कर लिया था। और आखिरकार इंडिया का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अलग बट गया। उस टाइम पे पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। एक तो जो पंजाब का हिस्सा था उसे पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया, जो बंगाल का हिस्सा था उसे पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो मुस्लिम आबादी थी वो 2 हिस्सों में रहती थी, एक पंजाब का हिस्सा था और एक इधर बंगाल का हिस्सा था। लेकिन गांधी जी इससे बहुत नाराज़ हुए, इसलिए उन्होंने आज़ादी के जश्न में भाग भी नहीं लिया, क्योंकि वो खुश भी थे और दुखी भी थे। खुश इस बात से थे कि भारत आज़ाद हुआ है, और दुख इस बात से थे कि आधी रात को ही उन्होंने बंटवारा देखने को मिला। इस बंटवारे में बहुत से हिंदुओं की हत्या की गई, बहुत सिख मारे गए। जो ट्रेन थी उस टाइम पे खुद से लथपथ आती थी उस टाइम पे, इसलिए ये जो विभाजन का जो तरीका था वो भी हिंसक रहा, यानी कि हिंसा हुई इसमें, क्योंकि जो उस टाइम पे भारत था वो अब 3 भागों में बट चुका था। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान चला गया और रजवाड़े हो गए। तो भारत के सामने समस्या थी कि इन रजवाड़ों को कैसे भारत में शामिल किया जाए। तो हमारे आखिरकार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने रजवाड़ों को एक किया, हैदराबाद के निज़ाम को, और जो इधर जूनागढ़ के महाबत अली खान थे और इधर कश्मीर के हरी सिंह थे, इनको एक करने की इन्होंने कोशिश की और धीरे धीरे इनको रजवाड़ों को भी शामिल कर लिया गया। क्योंकि अगर रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होते तो आपको आज दिल्ली से जयपुर जाने के लिए भी वीज़ा लेना पड़ता। इसलिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रतिभा भी गुजरात में बनाई गई है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में आज़ादी की कहानी सुनाने की कोशिश की है। फैक्ट्स मैंने ज़्यादा बताए नहीं है, इसलिए अगर कोई भी तथ्य छूट गया हो तो माफ़ कीजिए, क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊँ बता दीजिए कमेंट में।